ऑल डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका नेक्स्ट पेपर है उर्दू का। सो उर्दू के पेपर के एमसीक्यूज़ की तैयारी के हवाले से ये वीडियो तो फिर आपके लिए बड़ी ही बेनिफिटेड होने वाली है। इंशाल्लाह इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच कर लेना है और आपके उर्दू के एमसीक्यूज़ का जो है वो मसला कंप्लीटली तौर पर सॉल्व आउट हो जाएगा। सो आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से हो तो ये आपके लिए वीडियो बड़ी ही अहम होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और कंप्लीट जो है वो वॉच कर लेना है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहरहाल आज के इस लेक्चर में जो है वो आपको पता है कि आपके, अगर मैं सिलेबस के अतबार से बात करूँ उर्दू का, जो आपने बोर्ड का इम्तिहान देना ना, तो 5 नंबर की मारूजी आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएगी। अगर आपने आज का ये लेक्चर कंप्लीट समझ लिया, मैं आपको क्लियर कट वाज़िया बता देता हूँ कि अगर आपको 300 या 400, 300 या 400 मारूजी भी मिल जाए इल्म बयान और इल्म बदी की, तो वो भी कम होंगी, क्योंकि पेपर बनाने वाले ने वहाँ से उठा के नहीं देनी। पेपर बनाने वाले ने सिर्फ कंसेप्ट देना होता है इन एमसीक्यूज़ का। जिसको कंसेप्ट आता है वही कर सकता है, वो रोज़मर्रा की मसालों को ज़्यादा तरजीह देता है। सो मैं आपको यही मशवरा दूंगा, आपने इस लेक्चर को कंप्लीट समझ लेना है। 5 नंबर की मारूजी आपके पेपर में कवर होगी, जो इल्म बयान और इल्म बदी से बनेगी। कैसे कैसे बनेगी सारी डिटेल इसी लेक्चर में मिल जाएगी। एमसीक्यूज़ कैसे पेपर में आ सकता है, किसी हिसाब से आएगा, इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको ज़बानी याद करने की ज़रूरत है। सिर्फ कंसेप्ट समझना है एज आ एमसीक्यूज़, ओनली एमसीक्यूज़ के तौर पे। क्योंकि पेपर में तो ना तो कोई डिफाइन आनी है, ना ही कोई आपसे कोई मिसाल पूछी जानी है कि भी इसको लिखो इसको लिखो, ऐसा कुछ नहीं होना, जस्ट एमसीक्यूज़ होने हैं। सो अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके पेपर में जो है ना 5 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होंगे ना इस ग्रामर के पोर्शन में से, जो इल्म बयान और इल्म बदी से बनने हैं, वो आज के इस लेक्चर के बाद जो है ना इसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और कन्फर्म में 5 मार्क्स मिल जाएंगे इन एमसीक्यूज़ के अंदर। सो वीडियो को जो है वो आपने कंप्लीट तौर पे अंडरस्टैंड कर लेना है। फर्स्ट ईयर की ग्रामर का टॉपिक है हमारे पास इल्म बयान। तो इल्म बयान आज हम समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसकी जो है डेफिनेशन उसकी तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? ऐसे अल्फाज या जुमलों का इस्तेमाल का इल्म जिससे बात जो है मौसर बन जाए, मतलब उसका जो है मतलब वाजिया हो जाए। इसके आसान डेफिनेशन हम यूं भी कह सकते हैं कि जब हम किसी बात को खूबसूरत या मौसर अंदाज से बयान करें तो उसको इल्म बयान कहा जाता है। बुक की डेफिनेशन के अतबार से भी इसको एक बार रीड कर लेते हैं। जो आपकी डेफिनेशन बुक में दी गई है वह क्या है? तहरीर व तकरीर की खूबियों के जिक्र और उनकी बहस को इल्म बयान कहते हैं। मतलब उनका जो है बताने का मकसद दोनों ही डेफिनेशनों का एक ही है कि हमारी जो बात है उसका अंदाज क्या बन जाए, खूबसूरत बन जाए, उसको हम इल्म बयान कहते हैं। पेपर में ये आपका एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, लिहाजा ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं ग्रामर के पोर्शन की वो आपने राइट नहीं करनी, सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट को क्लियर करना है। नेक्स्ट चलते हैं, पेपर में बड़ा अहम आने वाला एमसीक्यूज है कि इल्म बयान की इकसाम बताएं। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने याद रख लेना है कि इल्म बयान की कितनी इकसाम है? 4। ठीक है, और कौन कौन सी है? पहले नंबर पे तशबीह, दूसरे नंबर पे इस्तारा, तीसरे नंबर पे मजाज मरसल और चौथे नंबर पे कनाया। इसको वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले हम जो है वो तशबीह को पढ़ते हैं कि तशबीह क्या है। तशबीह की डेफिनेशन है कि जब हम किसी शख्स या चीज़ को किसी और चीज़ के साथ जैसे, की तरह, सीन अलिफ्सा वगैरह के ज़रिए मिलाते हैं तो उसे तशबीह कहते हैं। बड़े सिंपल अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करूं तो हम यूं कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ या किसी शख्स को दूसरे के साथ तशबीह देते हैं, किसी दूसरे चीज़ के साथ, तो उसको हम तशबीह कहते हैं। आमतौर पर उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो हम कहते हैं जैसे, कि वो उस तरह, की तरह, या सीन अलिफ्सा, इस तरीके के अल्फाज जो हम यूज़ करते हैं। मैं आगे इसको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको तशबीह का कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। बुक की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जो बुक के ऊपर डेफिनेशन आपकी लिखी हुई है कि जब किसी चीज़ को किसी मुश्तरका सिफ्त, कि मतलब किसी चीज़ या किसी शख्स के अंदर कोई सिफ्त है, कोई खूबी है, उसकी वजह से उसकी कैफियत और सूरत हाल को अब उसको मज़ीद पुर असर बनाने के लिए, मज़ीद पुर तासीर बनाने के लिए हम किसी दूसरी चीज़ की मानद करार दे देते हैं, तो उसको हम बेसिकली इल्म बयान की इस्तिलाह में तशबीह कहते हैं। अब ये पेपर में एमसीक्यूज के तौर पर डेफिनेशन कंप्लीट एग्जामिनर जो है वो पेपर बनाने वाला लिख सकता है और आगे से आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, तशबीह की डेफिनेशन है। कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जाम्पल है अली शेर की तरह बहादुर है। दूसरी एग्जाम्पल है कि ये कागज़ दूध की तरह सफ़ेद है। अब इन दोनों एग्जाम्पल को अगर हम तफसील से आगे जाकर इसको मैं डिस्कस करूंगा। बहरहाल यहाँ से दोनों एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ आ रही है कि जो अली है उसको भी तशबीह दी जा रही है शेर के ऊपर, और कागज़ है उसको भी तशबीह दी जा रही है दूध की तरह।
ठीक है। आगे जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर के एतबार से एमसीक्यूज बन सकता है कि तशबीह के आगे कितनी टाइप्स हैं। जैसे इल्म बयान की आगे 4 इकसाम है, ऐसे तशबीह की भी आगे 4 तरह की इकसाम है, 4 तरह के अरकान है। तो इसको भी आपने एज ए एमसीक्यूज के तौर पे अच्छी तरीके से याद रख लेना है। और ये वैसे अलग अलग डेफिनेशनें भी पेपर में पूछी जा सकती हैं कि जिस चीज़ को तशबीह दें उसे क्या कहते हैं, जिस चीज़ के साथ तशबीह दें उसे क्या कहते हैं। तो तशबीह के अरकान है बेसिकली मुशब्बा, मुशब्बा बे, वजह शुबा और हरफ तशबीह। इनकी डेफिनेशन भी आगे बहुत आसान वर्डिंग में मैंने लिखी हुई है, राइट की है, इसको समझ लेते हैं। मुशब्बा किसे कहते हैं कि जिस चीज़ को तशबीह दें। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा आपको ताकि ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। मुशब्बा बे किसे कहते हैं कि जिस चीज़ को जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए। मतलब कोई चीज़ है ना, अब कोई शख्स है, उसको जिसके साथ तशबीह दी जाए उसके साथ वाली को क्या कहते हैं, मुशब्बा बे कहते हैं। वजह शुबा की डेफिनेशन अगर हम करें तो वो क्या है कि दोनों में पाई जाने वाली मुश्तरक खूबी, कि जो जिसको तशबीह दी जा रही है और जिससे तशबीह दी जा रही है दोनों के अंदर वो खूबी अगर सेम है, मुश्तरक है, तो उसको हम वजह शोबा कहते हैं। और हरफ तशबीह का कंसेप्ट तो बहुत आसान है कि वो हरफ जो मुशब्बा और मुशब्बा बे को मिलाता है। इसको आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि जहाँ पे भी आपको पता चल जाए कि की तरह का अल्फाज इस्तेमाल हुआ है, या फ़िक्रे में जैसे आ जाए या सीन अलिफ सा आ जाए, इस 3 फ़िक्रों की आपने जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लेना है। तो उसका मतलब क्या होता है, हरफ तशबीह, कि ये वो लफ्ज़ है जिनसे तशबीह दी जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है नोट के तौर पे कि मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज पेपर के अतबार से जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो है हम इसको अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ अहम मसाले मैंने नोट की हुई हैं, इसको जो है वो हम मुशब्बा तशबीह के अरकान से समझने की कोशिश करते हैं। पहली मसाला है कि ये कागज़ दूध की तरह सफ़ेद है। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि इस फ़िक्रे के अंदर मुशब्बा क्या चीज़ है। मुशब्बा की डेफिनेशन अगर आपको आती होगी कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, कागज़, कागज़ को दी जा रही है ना दूध से तशबीह, तो कागज़ क्या हो जाएगा, मुशब्बा, और जिस चीज़ से दी जा रही है उस चीज़ को मुशब्बा बे कहते हैं। ये डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाएंगी तो एग्जाम्पल कोई सी भी आपके पेपर में आ जाए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। वजह शुबा की भी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि दोनों को जिस मुश्तरक सिफ्त के ऊपर तशबीह दी जाए, कि कागज़ को भी सफ़ेद कहा जा रहा है और दूध भी सफ़ेद चूंकि होता है, तो ये उन दोनों की सिफ्त है, इसको वजह शुबा कहते हैं। और हरफ तशबीह का बेसिकली सेंटेंस को देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा की तरह, जैसे या सीन अलिफ सा जैसे अल्फाज जो होते हैं वो हरफ तशबीह होते हैं। दूसरी एग्जाम्पल पढ़ते हैं, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। अब यहाँ पे किस चीज़ को तशबीह दी जा रही है, दिल को तशबीह दी जा रही है। तो दिल जो है वो मुशब्बा है, किससे तशबीह दी जा रही है, पत्थर से, तो पत्थर क्या हो जाएगा, मुशब्बा बे। और दोनों के अंदर सिफ्त कौन सी है, सख्त की। दिल को भी सख्त कहा जा रहा है और पत्थर भी चूंकि सख्त होता है, तो इसमें वजह शुबा क्या आ जाएगा, सख्त। और हरफ तशबीह ऑलरेडी वैसे ही की तरह, मतलब ये वो लफ्ज़ हैं जो है हरफ तशबीह का बाइस बनते हैं। तीसरी एग्जाम्पल है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आज का पानी बर्फ़ की तरह ठंडा है। तो यहाँ पे तशबीह किसको दी जा रही है, पानी को। किससे दी जा रही है, बर्फ़ से। तो पानी होगा मुशब्बा और बर्फ़ होगी मुशब्बा बे। जाहिर सी बात है, मैंने लेक्चर शुरू में बता दिया था कि डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी तो एग्जाम्पल समझना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद वजह शुबा होती है। वजह शुबा की डेफिनेशन क्या होती है, मुश्तरका सिफ्त। पानी भी ठंडा है, बर्फ़ भी ठंडी है, तो दोनों के अंदर जो सिफ्त है वो क्या है, ठंडा, और वो वजह शुबा होगा। ठीक है, इस तरीके से पेपर में एमसीक्यूज बना के कोई भी आपको सेंटेंस दे देगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें मुशब्बा बे क्या है, वजह शुबा क्या है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और हरफ तशबीह इसमें भी की तरह है। सेकंड लास्ट एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि वो चट्टान के मानिंद मजबूत खड़ा है। अब यहाँ पे मिसाल दी जा रही है किसी लड़के को या किसी लड़की को, लड़के को बेसिकली। तो वो लड़का क्या है, यहाँ पे वो, वाव है वो, तो बेसिकली यहाँ पे जो वो है वो मुशब्बा है, और जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही है वो है चट्टान। चट्टान से तशबीह दी जा रही है, तो यहाँ पे चट्टान क्या हो जाएगा, मुशब्बा बे। और वजह शुबा क्या होता है कि जिस चीज़ वजह से उसको जो है मुश्तरका सिफ्त जो है वो हमारे पास वजह शुबा होती है, तो वो मजबूती है चट्टान और उस लड़के की। और यहाँ पे जो हरफ तशबीह है वो के मानिद है। इस तरीके से लास्ट एग्जाम्पल है, उसको भी जो है वो हम समझ लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है, अली शेर की तरह बहादुर है। तो यहाँ पे अब किस चीज़ को तशबीह दी जा रही है, अली को। अली शख्स है ना, उसको तशबीह दी जा रही है, तो लिहाजा ये मुशब्बा है। और किस चीज़ से दी जा रही है, शेर से दी जा रही है, तो वो मुशब्बा बे है। और वजह शुबा जो है बहादुरी है, चूंकि अली भी बहादुर है और शेर भी बहादुर ही होता है, तो दोनों में मुश्तरका सिफ्त जो है वो वजह शुबा होती है। और यहाँ पे की तरह का जो अल्फाज है वो हरफ तशबीह कहलाता है। तो यहाँ तक जो है हमारा तशबीह का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इस्तारा यानी इल्म बयान की दूसरी किस्म जो है उसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया।
तो इस्तारा की डेफिनेशन पे जाने से पहले छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि आपने कभी वैसे सोचा है कि अम्मी जो है वो आपको प्यार से क्या कहती है घर में कि मेरा चांद सो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो क्या वो सचमुच में आसमान वाले चांद की बात कर रही होती हैं? बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है वो अपने बेटे या अपनी बेटी की बात कर रही होती हैं। यही तो असल में इस्तारा का जादू होता है। अब इसका जो है वो लघवी मायने पहले हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज के एतबार से पेपर में पूछे जा सकता है कि इस्तारा का लघवी मायने क्या होता है। आराइतन मतलब आर्जी तौर पर या उधार लेना के हैं। ठीक है, ये इसका लघवी मायने है, आपने इसको एमसीक्यूज के हद तक याद रख लेना है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन इजी वर्डिंग में लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तारीफ क्या है कि जब हम किसी चीज़ के मायने आर्जी तौर पर किसी दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे इस्तारा कहा जाता है। बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है, बुक की डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। अगर किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उनके दरमियान तशबीह का ताल्लुक हो। दोनों का मतलब एक ही है कि हम किसी चीज़ के हकीकी मायने की बजाय एक्चुअल मीनिंग के बजाय हम जो है उसके मजाजी मायने को ले रहे हैं। लेकिन तशबीह के अल्फाज जैसे मानिद, तरह या जैसा कि इस्तेमाल ना हो तो इसे इस्तारा कहते हैं। असल में हमने तशबीह, इससे पहले तशबीह को पढ़ा था कि तशबीह में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनमें जो है हम कह देते हैं कि ये चीज़ उसके मानिद है। तरह का अल्फाज इस्तेमाल करते थे, जैसा का। इस तरीके के अल्फाज जो हैं वो इस्तारा में इस्तेमाल नहीं किए जाते। बड़ा इजी सा आसान सा कंसेप्ट मैं और समझा देता हूँ इस्तारा के मुतालिक, ताकि आपका जो है वो शक व शुबात दूर हो जाए। इस्तारा के मुतालिक हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ की खूबी, जैसे चांद की खूबसूरती या शेर की बहादुरी, किसी दूसरे इंसान के लिए उधार ले लेते हैं। अब यहाँ पे उधार लेना मतलब आया था ना लघवी मायनी, इसी को ही हम कहते हैं कि चांद जैसी खूबसूरती, शेर जैसी बहादुरी किसी दूसरे शख्स के लिए ले लेते हैं तो उसे उर्दू ग्रामर में इस्तारा बोला जाता है। ठीक हो गया। अभी कुछ इसकी मिसालें भी आगे जाके पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल मेंशन है। किसी शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरवे कहन कांप रहा है। तो यहाँ पर जो है एक शेर है, शेर के लिहाज से हमने यहाँ पे देखना है कि क्या चीज़ जो है वो इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पे लफ्ज़ जो शेर है ना, शेर, वो कोई जाहिर सी बात है कोई शख्स हो सकता है, किसी शख्सियत के लिए जो है वो यहाँ पे शेर इस्तेमाल किया है असल में। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ है वो हकीकी मायने के बजाय हमने एक मजाजी मायने के तौर पे इस्तेमाल किया है, तो इसको जो है हम इस्तारा बोलते हैं। एक दूसरी मिसाल से भी समझने की कोशिश करते हैं। माँ कहती है मेरा चांद आया। अब ये एक जुमला है, माँ कहती है मेरा चांद आया। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ चांद है, जाहिर सी बात है वो आसमान वाला चांद की बात नहीं कर रही, वो अपने बेटे की बात कर रही है। तो असल में यही चीज़ होती है इस्तारा की। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ चांद है वो क्या है, इस्तारा के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। एक रोज़मर्रा की एग्जांपल को भी ऐड कर लेते हैं कि माँ ने देखा कि उसका गुलाब मुस्कुरा रहा है। तो ये जो मैं अभी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें माँ ने देखा कि उसका गुलाब मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे असल में गुलाब मुस्कुराता नहीं, बल्कि वो गुलाब को जो है अपने बेटे के उसने जो है अपने बच्चे को गुलाब कहा है। तो असल में इसी चीज़ को जो है वो हम इस्तारा बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हम इस्तारा के कुछ जो एग्जांपल्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। जिस तरीके से तशबीह के अरकान थे उसी तरीके से इस्तारा के भी अरकान होते हैं। तो इस्तारा के अरकान जो हैं आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देख लेना है। इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, तो इसको एमसीक्यू के लिए आपने प्रिपेयर कर लेना है। कौन कौन से? मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, वजह जामिया। तो इन तीनों को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जो मिस्तार लहू है वो क्या होता है कि वो शख्स या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए। जैसे ऊपर की मिसाल में बेटा, वो हमने एक मिसाल पढ़ी थी, माँ ने अपने बेटे को जो है चांद की तरह कहा, तो वहाँ पे असल में भी जो है वो बेटे का जिक्र नहीं हुआ। तो वो इसी को ही जो है वो हम इस्तार लहू कहते हैं कि जिस चीज़ के लिए या जिस शख्स के लिए कोई लफ्ज़ उधार लिया जाए। चांद को उधार लिया जा रहा था किसके लिए? बेटे के लिए। तो वो चूंकि वहाँ पे बेटा था नहीं, तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जिस शख्स या चीज़ के लिए लिया जाए, यानी उसका जिक्र तो नहीं होता, बहरहाल आसान लफ्ज़ों में इसको भी कह सकते हैं, उसके लिए जो है उसको हम मुस्तार लहू कहते हैं। मुस्तार मिनहू क्या चीज़ होती है कि वो चीज़ जिससे लफ्ज़ उधार लिया जाए, जैसे कि चांद। चांद से चीज़ जो है वो खूबसूरती चांद जैसी वहाँ पे शो की जा रही थी, या उसको उस चीज़ से तशबीह दी जा रही थी एक तरह की। तो असल में जो है जिस चीज़ से लफ्ज़ उधार लिया जाए उसे चांद कहा जाता है। और वजह जामिया इस्तारा की तीसरी किस्म है।
अरकान है वो मुश्तरक सिफ़त या खूबी जिसकी वजह से इस्तारा इस्तेमाल किया गया, जैसे कि खूबसूरती की वजह से जो है वो चाँद कहा गया, तो लिहाजा जो मुश्तरक सिफ़त होगी वो वजह जामिया होगी। कुछ मिसाल और नीचे मेंशन है कि गली में निकला चाँद, ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे है। तो यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस्तारा क्या है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी इस जो चाँद है वो एक इस्तारा है। ये एक शेर है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मेंशन है, पेपर के अतबार से जो है वो एमसीक्यू के तौर पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बुलबुल है कि महवे है तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तलातुम अब तक। अब इस शेर में जो है वो हम तीन जो अरकान पढ़े हैं हमने मुस्तारा के इस्तारा के, उनको वन बाय वन कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास आता है मुस्तालहू, जिसके लिए लफ्ज़ लिया गया। पहले भी डेफिनेशन पढ़ ली कि मुस्तालहू क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए उधार लिया गया हो लफ्ज़। वो अजीम शायर या शख्सियत जो पर्दा नशीन हो चुकी है मगर उसका कलाम बाकी है। तो इस शेर की मिसाल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो शेर लिखा हुआ है असल में यहाँ पे उस चीज़ का जिक्र नहीं है, जो है वो वाज़िया तौर पे जिक्र नहीं है। तो इसीलिए जो है मिस्तालहू जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो भी जुमला है, जो भी आपका शेर है, उसमें जो है उसका ज़िक्र नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे जो शेर है, जो चीज़ मुशाहबत की जा रही है, तशबीह दी जा रही है, वो है किसी शायर की शख्सियत की, जो उसकी जो आवाज़ है या उसके जो कलाम है उसके ऊपर। मुस्तार मिन्हू क्या होता है कि जिससे लफ्ज़ लिया गया हो। अब यहाँ से जो उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो है बुलबुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुलबुल लफ्ज़ है वो मिस्तार मिन्हू है, जो अपनी खुश अलहाफ़ी के लिए मशहूर है। वजह जामिया का होता है मुश्तरक सिफ़त। अब दोनों में सिफ़त क्या है? खुश कलामी, शेरी बयानी या कलाम का सैर या खूबसूरती या पुरमसरत आवाज़ भी कह सकते हैं बुलबुल की, और उस शायर की भी कह सकते हैं जिससे वो मुशाहबत रख रहा है या मुशाहबत दी जा रही है। बेसिकली ये हमारे पास होता है इस्तारा का कंसेप्ट। आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लेना है। वो हम इल्म बयान की बकिया दो इकसाम मजाज मरसल और साथ में जो है वो कनाया को तफसील से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर में हमने तशबीह और इस्तारा को तफसील से समझा था, आज इन्हें बयान की जो है दो इकसाम उसको तफसील से याद रखेंगे। तो इसमें बहुत जो है वो दिलचस्प बात है याद रखने वाली। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी बेसिक डेफिनेशन आसान अल्फाज में जो लिखी हुई है राइट डाउन की है, इसको समझ लेते हैं एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मानी बदलने की वजह मुशाहबत हो तो वो इस्तारा होता है। ये हमने इससे पहले लेक्चर में इस्तारा को तफसील से समझ लिया था। और अगर मुशाहबत के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो वो मजाज मरसल होता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स होंगी, उसको उसी से ही हमें ये चीज़ समझ आएगी। बुक वाली डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एमसीक्यूज़ के तौर पे जो है वो बुक वाली डेफिनेशन में जो है वो एमसीक्यूज़ को बनाकर पूछा जा सकता है। अगर कोई लफ्ज़ अपने हकीकी मायनों की बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उन दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसे मजाज मरसल कहा जाता है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इस्तारा को समझा था, तो इस्तारा की डेफिनेशन बिल्कुल यही सेम थी। उसमें भी उसमें जो है वो ये लफ्ज़ था कि तशबीह का ताल्लुक़ हो। असल क्या है जी, वहाँ पे था कि तशबीह यानी मुशाहबत का ताल्लुक़ हो तो वो इस्तारा बन जाता है, और अगर तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो तो उसे हम मजाज मरसल कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक मिसाल है, पूरा शहर सो रहा है। तो ये जो फ़िक्रा है या ये जो कलाम है या ये जो बात है, ये क्या है? एक मजाज मरसल है। क्यों मजाज मरसल है? मैंने आगे वजह भी बता दी। क्योंकि शहर जो है वो एक जगह होती है, तो वो जगह सोता नहीं है, सोती नहीं, बल्कि वहाँ पे लोग सोते हैं। असल चीज़ जो है यहाँ पे असल जो फ़िक्रा बनता है या यूँ कह लें कि जो असल बात है वो क्या है जी, वहाँ पे लोग सोते हैं। उसके लिए हम यूँ कह देते हैं कि जी पूरा शहर सो रहा है। तो ये एक इसकी मिसाल है, बहुत हमारी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की है। फर्थर मोर में कुछ और एग्जांपल को भी डिस्कस करता हूँ। जैसा कि एक मिसाल है कि मैंने आज बोतल पी। तो असल में ये भी जो है वो एक मजाज मरसल की ही मिसाल है, क्योंकि हम बोतल को तो कोई भी नहीं ना पीता, बल्कि बोतल के अंदर जो मशरूबात हैं यानी जो पानी जो लिक्विड है हम उसको पीते हैं। असल में यहाँ पे जो है वो बर्तन बोलकर चीज़ मुराद ली गई है जो उस चीज़ के अंदर है। एक और मिसाल जो है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इधर ही मजाज मरसल के लिहाज से। कि मिसाल हमारे पास ये है कि उसने स्टेशन पर कदम रखा। फॉर एग्जांपल मैंने एक बात कर दी कि उसने स्टेशन पर उसने जो है वो स्टेशन पर जो है स्टेशन पर कदम रखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फ़िक्रा जो मैंने अभी बताया आपको, ये भी क्या है जी, एक मजाज मरसल है, क्योंकि पूरे पाँव या जिस्म के बजाय सिर्फ कदम बोला गया है, यानी उसका कुछ हिस्सा बोलकर पूरा जिस्म मुराद लिया गया है। यही बात यहाँ पे कहने वाली समझाने वाली है। तो अब मैं थोड़ा सा जो है वो आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वर्डिंग।
असल में मजाज मरसल में ना हमें ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि लफ्ज़ और मायने के दरमियान जुज़ और कुल। जुज़ का मतलब होता है कि थोड़ा सा हिस्सा बोलकर कह दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी ये मिसाल मौजूद है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुनाएं। अब यहाँ पे अल्हम्द का मतलब थोड़ा सा हिस्सा उसने बता दिया है, लेकिन इसका मुराद असल मतलब क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत जो है वो पूरी सुनाएं। तो असल चीज़ ये है कि जो मजाज मरसल होता है वहाँ पे जुज़ और कुल, सबब और मुसबब का रिश्ता होता है। जैसे हम कहें कि बादल बरस रहा है, हालांकि बारिश बरसती है, बादल तो एक सबब होता है। तो ये मैंने आपको कुछ मसालें बताई हैं। नेक्स्ट जो है वो भी हम कुछ मसालों से समझने की जो है वो कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने नोट डाउन की हैं वही मसालें जो मैंने आपसे पहले भी शेयर कर जो है वो डिस्कस कर दी हैं। आप अलहम्द सुनाएं, तो ये एक मैंने एग्जांपल आपकी बुक से ही लिखी हुई है, बुक में भी आपके नोट डाउन है। तो यहाँ पे अलहम्द सूरत का नाम बोलकर उसकी पढ़ाई या तलावत मुराद ली गई है। असल में इस तरीके के जो फ़िकरात होते हैं वही मजाज मरसल होते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है, मैंने कानों में उंगलियां दे लीं। अब यहाँ पे इसका असल मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ये वैसे ही आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने राइट किए हैं। असल जो है वो आपने ये एग्जांपल से ही पहचान करनी होगी मजाज मरसल की। तो ये सारी की सारी एग्जांपल जो है वो मजाज मरसल की हैं। उंगलियां पूरी की पूरी 10 उंगलियां या एक पूरी उंगली कान में नहीं डाल सकता, सिर्फ उंगली का जो है कुछ हिस्सा जो है वो हम कान में डाल सकते हैं। इससे जो है वो ये मुराद है। एक गिलास पी लो। अब इसका मतलब क्या होता है कि गिलास नहीं पिया जाता, उसके अंदर मौजूद पानी पिया जाता है। जाहिर सी बात है ये चीज़ें समझाने वाली हैं, बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर करना है हमने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब आलमगीर ने बनाई। तो ये भी जो है वो एक मिसाल मजाज मरसल किया। क्यों? क्योंकि मस्जिद जो है बादशाह ने अपने हाथों से तो नहीं बनाई, बल्कि उसके हुक्म से बनी है। लास्ट पे एक और एग्जांपल मैंने नोट डाउन किया है कि मैं आटा पिसवाने जा रहा हूँ। असल में जो है वो गंदम की पिसवाई की जाती है जिससे आटा बनता है। तो ये जो है कुछ हकीकी मायनों की बजाय हमने मजाजी मायने लिए गए हैं, और इसके दरमियान कोई भी हमने जो है वो मुशाहबत नहीं है, कोई तशबीह नहीं दी जा रही यहाँ पे। असल चीज़ जो है मजाज मरसल और इस्तारा में यही फ़र्क है। इस्तारा में तशबीह दी जाती है, मुशाहबत होती है, लेकिन ये जो मजाज मरसल होता है उसमें किसी भी चीज़ की कोई जो है मुशाहबत वो नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, लास्ट है ये इल्म बयान की इकसाम, यानी फोर्थ इकसाम जो है, चौथी इकसाम कनाया। तो ये भी बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे पूछा जा सकता है कि कनाया के लफ्ज़ी मायने क्या है, पोशीदा या छुपी हुई बात। तो ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को क्लियर करना है। आसान से डेफिनेशन नोट डाउन की है, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। कनाया कहते किसको हैं? ऐसा लफ्ज़ या जुमला जिसके हकीकी मायने भी दुरुस्त हों और मजाजी मायने भी मुराद हों, उसे कनाया कहते हैं। हकीकत में भी जो मायने ले लिए जाएं वो भी ठीक है, और मजाजी मायने भी हैं जो, वो भी ठीक है, उसको हम कनाया कह सकते हैं। कनाया, अब ये बुक में भी जो डेफिनेशन लिखी है उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। कनाया ऐसे कलमे को कहते हैं जिससे गैर हकीकी मायने मुराद हों, और अगर हकीकी मायने भी मुराद ले लिए जाएं तो भी जायज़ है। मतलब एक्चुअल मीनिंग और जो हम कंसिडर्ड मीनिंग करते हैं दोनों जो हैं वो ले लिए जाएं तो वो कनाया हमारा ठीक होगा, और दोनों केसेस में जो है वो कनाया होगा। कनाया की बेसिकली जो है वो आपकी बुक में दो ही उसकी इकसाम है। वैसे तो उसने जिक्र किया है कि बहुत सी इकसाम बहुत सी सूरतें होती हैं, लेकिन जिक्र जो है वो दो का किया है, कनाया करीब और कनाया बाईद। दोनों की डेफिनेशन भी मैंने नोट डाउन किया है कि थोड़ी सी सोच विचार के बाद जो जल्दी समझ आ जाए बात, उसको कनाया करीब कहते हैं। और जिसमें काफ़ी गौर व फिक्र करना पड़े फ़िक्रे के ऊपर, या कोई भी अगर सेंटेंस आ जाए, फ़िक्रा आ जाए, उसके ऊपर काफ़ी गौर व फिक्र करनी पड़े, तो वो हमारे पास होता है कनाया बाईद। चंद मसाले मैंने नीचे नोट डाउन किए हैं। उसका हाथ खुला है, इसका असल मतलब क्या है कि वो जी सखी है। तो ये भी कनाया की एक मिसाल है, कनाया करीब की। उसकी ज़ुबान दराज है, मतलब वो बदतमीज़ या वो गुस्ताख है। इसमें ये चीज़ जो है ये भी जाहिर सी बात है, थोड़ी सी सोच के बाद जो है वो हम फ़ौरन इसका जो है वो मतलब निकाल सकते हैं। इसी को ही तो हम कनाया करीब कहते हैं। और कनाया बाईद की जो है डेफिनेशन मैंने समझा दी है, कुछ मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। वो दो वक्त की रोटी को तरस रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हमें सोच विचार करनी पड़ेगी, तो फिर ही जाके हमें इसका जो है वो मतलब समझ में आएगा। इस तरह के जो मसाले होंगे वो कनाया बाईद की होंगी, मतलब वो इंतहाई गरीब है। दूसरी मिसाल भी यहाँ पे नोट डाउन की हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। उसके घर का चिराग बुझ गया, मतलब उसका बेटा फोत हो गया। असल चीज़ जो है उसकी ये मुराद ली जा रही है। इन फ़िक्रों की सिर्फ़ और सिर्फ आपने इन फ़िक्रों को याद नहीं करना, इनको रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करना है। आपके जो है वो इल्म बयान की इकसाम और इल्म बयान के टॉपिक के रिलेटेड ऑलमोस्ट 2 एमसीक्यूज़ या 3 एमसीक्यूज़ तो फिर इंशाल्लाह ताला कन्फर्म है ना। 2 को तो कन्फर्म है, तीसरा भी एमसीक्यूज़ बन सकता है। तो लिहाजा यहाँ तक जो है वो हमारा इल्म बयान का जो टॉपिक है वो जो है एंड हो जाता है।
हमारा टॉपिक है इल्म बदी। तो इसमें से ऑलमोस्ट 2 मार्क्स के जो हैं वो आपके पास एमसीक्यू पेपर में शामिल जो है वो किए जा सकते हैं बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक के रिलेटेड। तो सबसे पहले जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। जाहिर सी बात है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो लघु मायने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आपने जो है वो इस लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि इल्म बदी के लघु मायने क्या होते हैं, नादर, अनोखा या नई चीज़। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इसकी इजी वर्डिंग में डेफिनेशन नोट डाउन की है। इल्म बदी वो इल्म है जिसके ज़रिए कलाम, गुफ्तगू या शायरी को खूबसूरत और दिलकश और पुरअसर बनाया जाता है। ठीक है, बुक की डेफिनेशन को भी एक बार पढ़ लेते हैं जिससे तहसीन व तज़ीन जो है वो कलाम के तरीके मालूम होते हैं। इसे इल्म बदी कहते हैं। दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, जिससे जो है वो हमारी बात या हमारी जो शायरी है उसको जो है वो खूबसूरत लगे और पुरता असर बने, उसको उस इल्म को जो है वो हम इल्म बदी कहते हैं। इसकी एक रोज़मर्रा की मैं आपको एग्जांपल अगर शेयर करूं इसी टॉपिक के रिलेटेड इल्म बदी, कि अगर हम किसी भी इवेंट या किसी भी तकरीब में जाते हैं तो हम जो है वो सादा कपड़ों में तो जाते हैं या मतलब तैयार होके जाते हैं। जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि हम जो है वो तैयार होके जाते हैं ताकि जो है वो हम अच्छे लगे, अच्छे ज़ाहिर हों। तो बिल्कुल इल्म बदी भी जो है वो इसी तरीके से जो है वो काम करता है। इसका भी जो है वो मकसद यही है कि जो चीज़ है जो वो खूबसूरत और दिलकश लगे। एक और बड़ा अहम एमसीक्यू पेपर में पूछा जा सकता है कि इल्म बदी की इकसाम बताएं। बहरहाल उसने जो मेन इकसाम है वो सिर्फ 2 ही बताई हैं, जिसमें जो है वो सनाए लफ्ज़ी और मानी लफ्ज़ी आता है। सनाए लफ्ज़ी कहते हैं लफ्ज़ की खूबसूरती को, और मानी जो है वो मायने की खूबसूरती को कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसका जो है वो तफसील समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके पेपर के अतबार से या सिलेबस स्मार्ट के अतबार से जो है वो आपने 3 इकसाम जो है उसको मज़ीद जो है वो पढ़ना है। इसकी जो है वो तकरीबन आपकी बुक में तो 6 से 7 एग्ज़ाम बताई गई हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो है वो हम जो है वो 3 को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा सिनत तज़ाद। तो ये भी एक उसकी किस्म ही है जिसमें जो है वो 2 मुखालिफ या उल्ट चीज़ों को एक साथ पेश करना ताकि बात पर जोर आए। मिसाल के तौर पे रोशनी और अंधेरा, खुशी और गम, ये दोनों वो आपस में जो हैं वो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, उल्ट हैं। तो ये अभी एक मिसाल मैंने एक शेर की भी लिखी है कि हज़ार मर्तबा बेहतर है बादशाही से अगर नसीब तेरे कोचे की गदाई हो। तो यहाँ पे बादशाही, बादशाही का मुखालिफ क्या है, गदाई। तो ठीक है, इस तरीके के अगर कहीं वर्ड मिले जहाँ पे जो है वो उल्ट लिखे हों, मतलब एक वर्ड है उसका मुतज़ाद मौजूद हो, तो उसको जो है वो हम सिनत तज़ाद बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो इसकी समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। इस तरीके की और बहुत सी हमें जो है वो एग्जांपल मिल सकती हैं कि जहाँ पे जो है वो इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल हों, चाहे शेर के लिहाज से, चाहे फ़िक्रों के लिहाज से। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट आता है जी सिनत तलमी। तो ये जो है वो इसके पेपर में एमसीक्यू कई मरतबा जो हैं वो आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो है कि सिनत तलमी के लफ्ज़ी मायने बताएं। तो आपने याद रखना है कि इसका मतलब है कि इशारा करना, किसी कलाम में तारीखी वाक़या, मजहबी किस्से या मशहूर कहानी की तरफ इशारा करना जो है वो सिनत तलमी कहलाता है। ठीक हो गया। इसकी एक पहचान जो है वो याद रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक लफ्ज़ पढ़कर पूरा वाक़या याद आ जाए। मतलब कोई भी जुमला, कोई फ़िक्रा या कोई कलाम जिसमें जो है कोई वाक़े का ज़िक्र हो रहा हो तो उसको जो है वो हम सिनत तलमी बोलते हैं। मिसाल के तौर पे बेख़तर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है कि महवे तमाशाए लब्बे बाम अभी। तो ये जो है वो नमरूद का वाक़या जो है इसमें मैंने बता भी दिया कि इस शेर में जो है आतिश नमरूद वो क्या है, तलमी है। क्यों? क्योंकि वो उस वाक़े की तरफ इशारा है जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग का लाओ तैयार किया था। ठीक है, ये मतलब आपने जो है वो कोई शेर या कोई कलाम या कोई बात को जो है वो समझ के देखना है कि उसमें कोई वाक़या या तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा तो नहीं है। अगर तो है वो फिर आपके पास क्या बन जाएगा, सिनत तलमी बन जाएगा कि जिसमें किसी वाक़े का ज़िक्र हो। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास जो है वो उसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट है इल्म बदी की जो है किस्म, सिनत मरातुल नज़ीर। ये जो है वो कलाम है, कुछ ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं जो एक ही रायत या एक ही कबील के हों। ठीक है, मतलब आसान पहचान है, एक ही ख़ानदान या एक ही ग्रोह के अल्फाज। अभी जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि अगर शेर में बाघ का जिक्र है तो जाहिर सी बात है उस बाघ में साथ साथ अगर हम एक ही ख़ानदान की बात कर रहे हैं तो बाग में ही तो फूल आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाग में पत्ते भी होंगे, शाख, बुलबुल, इन सारों का ताल्लुक जो है वो बाग से होगा। इस तरीके से जो है मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, जैसे कि हम कह सकते हैं कापी। ठीक है, कापी के साथ जो है वो क्या आएगा,
पेंसिल भी आएगी, ठीक है। इसके साथ मज़ीद अगर मैं बात करूँ तो कलम भी आएगा। तो इस तरीके के जो अल्फाज होंगे या इस तरीके के जो कलाम में ये वर्डिंग इस्तेमाल होगी, उनको जो है वो हम क्या कहते हैं, सिनअत मरादुल नज़ीर कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इल्म बदी का कंसेप्ट। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।